वेलकम टू लिसन योर बॉडी। प्रेगनेंसी है और साथ में थायराइड का इशू चल रहा था। थायराइड का इशू हो गया है या पहले से ऑलरेडी थायराइड का इशू था। अब थायराइड में क्या होता है कि आयोडीन और सेलेनियम डेफिशिएंसी हो जाती है, और आयोडीन की तो थायराइड पेशेंट को वैसे ही ज़रूरत होती है। और अगर साथ में प्रेगनेंसी चल रही हो, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल को आयोडीन की आम मर्द औरत से ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चे का जो ब्रेन है, IQ लेवल है, वो सारा आयोडीन से बन रहा होता है, और आयोडीन से की कमी की वजह से बच्चों की हाइट कम रह जाती है, IQ लेवल कम रह जाता है। तो वो माएँ जो डेफिशिएंट होती हैं आयोडीन, उनके बच्चों में ये डेफिशिएंसीज भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अब आयोडीन और सेलेनियम को किस तरह से प्रेगनेंसी में लेके चलना है, और उसके अलावा और कौन सी डाइट का ख्याल रखना है, और हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, क्या उनके लिए डिफरेंट डाइट हो जाएगी, किस तरह से इसको मेंटेन करेंगे वो लोग। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया से एक फ़ीमेल है, उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं और उनको हाइपरथायराइड उनका वो इशू चल रहा है। तो वो क्या, ये मैंने अपने हेल्दी नाश्ते की वीडियो बनाई थी, तो उस पर उन्होंने कमेंट किया कि मैं ये नाश्ता ले सकती हूँ। तो फिर मुझे हुआ कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए कि उन जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं और थायराइड प्रॉब्लम के साथ चल रही हैं, तो उनको किस तरह से अपनी हेल्थ को और अपनी डाइट को सीधा लेके चलना है। और ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि ये बीमारी हो गई है तो हमने इसको मेडिसिन के थ्रू ही बस वो ख्याल रखना है। और डाइट को, और वो प्रेग्नेंट होने के बाद फीमेल्स क्या समझती हैं, शायद हम लोगों पे स्टैंप लग गई है कि हम लोग कुछ भी खा सकती हैं और किसी भी टाइम खा सकती हैं, और जो असल चीज़ें खानी होती हैं न्यूट्रिएंट्स वाली, वो चीज़ें वो मिस कर रही होती हैं। अब जो नाश्ते का मैंने जो वीडियो शेयर किया था, उसमें मैं एग्स के बारे में बताती हूँ कि आप लोगों ने 2 एग लाजमी लेने हैं। जो थायराइड पेशेंट हैं उन्होंने भी, अब ये हाइपर है, हाइपो है, दोनों ने लेने हैं। हाइपर में सिर्फ ये डिफरेंस आप लोग कर लें, हाइपर और हाइपो में आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जो गोभी वगैरह फैमिली है वो फाइबर रिच जोन सी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म दोनों में डिस्टर्ब है। उसमें जो सा मेटाबॉलिज्म स्लो है, उसमें ज़्यादा मेटाबॉलिज्म की बात आ रही है, तो आप लोगों ने ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें नहीं लेनी है। जिस तरह गोभी वगैरह है, ये ज़्यादा फाइबर रिच हैं, और इनको डाइजेस्ट करने के लिए वो मैदा उतना काम नहीं कर पाता है, तो इस वजह से वो उनकी डाइजेशन और उनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होता है। तो आप लोगों ने वो इसको अगर हफ्ते में एक बार आप लोगों ने खा सकते हैं, वो भी अच्छी तरह से उसे कुक करके, ठीक है, फूल गोभी को अच्छी तरह से कुक करके 1 वीक में 1 टाइम खा सकते हैं, क्योंकि ये थायराइड का इशू है, ये उस लिवर की वजह से है। अब फैटी लिवर को सीधा करने के लिए गोभी फैमिली चाहिए, तो इस वजह से हफ्ते में 1 मरतबा आप लोगों ने इसे यूज़ कर सकते हैं आप लोग, और इसे अच्छी तरह से कुक करके, कच्चा नहीं आप लोगों ने खाना है। उसके बाद अब एग जोन से हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। ये फैटी लिवर और ये सारे इश्यूज और थायराइड का इशू ये इसी वजह से हो रहे हैं कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो रही हैं, और बच्चे की जो ग्रोथ है, और बच्चे के लिए ऑयल्स, गुड ऑयल्स चाहिए, गुड फैट्स चाहिए, ठीक है, और वो हम लोगों ने पूरे करवाने हैं कोकोनट ऑयल के साथ, देसी घी, मक्खन, और प्लस जो सा है ये अंडों में जो पाया जाता है गुड फैट, इनके थ्रू हम लोगों ने पूरा करवाना है। आप लोगों ने बिल्कुल 2 एग आप लोगों ने खाने हैं, उसमें वेजिटेबल्स डालें, ठीक है। उसमें मैग्नीशियम भी आप लोगों को चाहिए। मैग्नीशियम के लिए आप लोगों को पालक, मेथी में और पुदीना में कह रही हूँ कि वो थोड़ा धनिया वो आप लोग उसमें वो थोड़ा ऐड कर लेंगे, उसकी तासीर भी थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगी। और थोड़ा वो उसमें प्रोटीन के लिए आप लोग उसमें थोड़ा बेसन ऐड करेंगे, तो वो एक हेल्दी नाश्ता आप लोगों का बन जाएगा। और आप लोगों ने, प्रेग्नेंट फीमेल्स ने ऐसा नाश्ता करना है, हेल्दी करना है, कि जो आप लोगों को 4-5 घंटे के लिए फिल रखे। वो थोड़े थोड़े कार्ब्स आप लेती जाएंगी। क्या नाश्ता कर रहे होंगे जी, दूध के साथ वो 1 स्लाइस ले लिया, इस तरह से करके वो खाएंगी, 1 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी, दोबारा से खाएंगी, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। अब ये बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि डिलीवरी के दौरान जो है ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हुआ है, फिर ब्लड प्रेशर एकदम से लो हुआ है, या फिर बच्चे को कोई ना कोई नुकसान पहुंच गया है, या माँ को कोई नुकसान पहुंच गया है। यही वजह बनती है कि बॉडी, उन्होंने अपनी खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब करके प्रेगनेंसी में अपनी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कर दिया होता है, और वो फिर उनका बीपी, इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ब्लड प्रेशर का इशू आएगा, ठीक है। और ब्लड प्रेशर के इशू की वजह से जो है वो प्रेगनेंसी के फिर वो बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता। और यंग लड़कियां होती हैं, और मुझे जब मैं ये 3-4 साल पहले मेरे अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में, तो मुझे हैरानगी होती थी कि इतनी यंग है और इनको ब्लड प्रेशर का इशू क्यों हो गया, और वो भी इन डेज में, और डिलीवरी के टाइम पे हुआ है। मैंने बहुत सी ऐसी डेथ्स देखी हैं, ठीक है, जो डिलीवरी के दौरान ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने की वजह से हाई हुआ है, एकदम लो हुआ है, उसकी वजह से जी डेथ हो गई। तो वो यही वजह बनती है कि उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस डिस्टर्ब हुई होती है। तो आप लोगों ने ये से परेशान नहीं होना है कि हम लोग अंडा खा सकते हैं या नहीं खा सकते। ये बहुत अच्छे प्रोटीन का बहुत गुड सोर्स है, और जो वेजिटेरियन है उन लोगों ने भी इसे यूज़ करना है। प्लीज़ अपनी डाइट का आप लोग ख्याल करें। आप लोगों के लिए, आपके बच्चे के लिए ये ज़रूरी है ये वाली खुराकें।
ठीक है। और आप लोगों ने एक थायराइड के पेशेंट हाइपो है, हाइपर हैं, दोनों ने दूध नहीं यूज़ करना है और आप लोगों ने गंदम यूज़ नहीं करनी है। गंदम के अंदर जो ग्लूटन पाया जाता है वो ऑटोम्यून डिजीज़ प्रोड्यूस करने में, ऑटोम्यून डिजीज़ की टाइप है ये एक, और वो उसकी तरफ लेके जाता है, उसको डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने वीट यूज़ नहीं करना है, वीट की जगह आप लोग जौ का आटा यूज़ कर लें। और अपना मैं आप लोगों के साथ फुल डे डाइट प्लान भी इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बना के दूंगी। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि दिन में सिर्फ एक टाइम आप लोगों ने रोटी खानी है, और वो भी आप जौ की रोटी खाएंगे, जौ के आटे की रोटी खाएंगे। और बाकी चीज़ मैं आप लोगों को सारा वो प्लान बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने सारी चीज़ों को एडजस्ट करनी है। रोटी को आपने एक टाइम ही रखना है, और वो भी जौ की रोटी को, गंदम को आप लोगों ने छोड़ देना है। दूध नहीं पीना है। प्रेगनेंसी में दूध भर भर के पी रहे होते हैं जी, इससे वो कैल्शियम हासिल होगा, वो ऑटोइम्यून की तरफ लेके जा रहा होता है। दूध की जगह आप लोगों ने दही यूज़ करना है, और आप लोगों ने अपने प्रोबायोटिक का वो अचार आप लोगों ने वो यूज़ करने हैं, ताकि आप लोगों का जो हाइपो वाले हैं उन्होंने नॉर्मल अचार यूज़ करना है, जो हाइपर वाले हैं खुद अचार बनाएं, कम नमक वाला और हिमालयन पिंक साल्ट वाला बना लें, ठीक है। अब ये हाइपो में तो आयोडीन की वो यूज़ करना होता है, उन्होंने लाजमी अपने उसकी कमी होती है। जो हाइपर वाले हैं उन्होंने थोड़ा सा आयोडीन का ख्याल रखना है प्रेगनेंसी में भी, कि आप लोगों ने फ्राई चीज़ें दोनों ने ही नहीं यूज़ करनी है, और ये हाइपर वालों ने स्पेशली फ्राइड चीज़ें नहीं लेनी है, उनमें साल्ट वगैरह ज़्यादा आ जाता है। लेकिन अब नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करनी है ना, और बच्चे की रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है ना वो आयोडीन की। तो उसके लिए आप लोगों ने एग्स लेने हैं, अपना दही लेना है, उसके थ्रू वो उन लोगों की पूरी हो जाएगी। और कैल्शियम के लिए आप लोगों ने वो जो सा है वो यूज़ नहीं करना है। जो कैल्शियम की गोलियां आप लोग घोल घोल के पी रही होती हैं वो नहीं आप लोगों ने यूज़ करनी है। उसकी जगह आप लोगों ने कैल्शियम के लिए दही यूज़ करें, और तिलों को भिगो के उनकी तासीर ठंडी हो जाएगी। उसमें थोड़ा सा अगर आप लोग चाहें तो वो डाल सकते हैं गूंद कतीरा, वो थोड़ा सा क्वांटिटी में गूंद कतीरा करेंगे तो वो तासीर को ठंडा कर देगा। थोड़ी क्वांटिटी में वो आप लोग उसमें सीड्स के साथ उसको भिगो के आप लोग चारों मगज़ लें, आप लोग तिल लें, इनको भिगोएं आप, और पंपकिन सीड भी लें इन्हें, और थोड़ा सा इसमें वो जो गूंद कतीरा है वो थोड़ा सा आप इसमें भिगो लें। इनको फिर आप वो ग्राइंड करके बादाम का आलमंड मिल्क भी आप इसको भिगो के बना सकती हैं, बीच में बादाम भी ऐड कर लें। इन्हें ग्राइंड करेंगे तो वो ये दूध ही इनका अपना बन जाएगा। बीच में कोई फ्रूट ऐड करना है, बनाना डालना है, हाफ तो ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, ठीक है। हाफ आप लोग बनाना डालना है तो आप वो भी डाल सकती हैं, थोड़ा मैंगो डाल सकती हैं फ्लेवर के लिए। अगर वैसे पी सकती हैं तो वैसे पी लें, या आप लोग अपने फ्रूट सैलड जो बनाती हैं, अपने सैलड्स बनाती हैं, उनके ऊपर छिड़क के आप लोग ये सीड्स यूज़ करें। बच्चे को बनने के लिए गुड फैट्स चाहिए, और वो गुड फैट्स आप लोगों ने ये जो मैंने बताया उन कोकोनट और देसी घी मक्खन से भी लेने हैं, और साथ में प्लस ये सीड्स ऐड करने हैं। ये सीड्स भी आप लोगों को गुड ऑयल देंगे, ठीक है। कैल्शियम एक तो आप लोगों का तीनों से कैल्शियम भी पूरा हो जाएगा, और ऑयल की जो गुड फैट है वो भी इससे पूरा हो जाएगा। आप लोगों ने इसे यूज़ करना है, ठीक है। विटामिन सी का ख्याल रखना है आप लोगों ने। विटामिन सी एब्जॉर्ब करवाने के लिए सारे विटामिन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने विटामिन सी के लिए लेमन यूज़ करना है, ठीक है। आपका गला ख़राब नहीं होगा अगर आप लोग बी कम्प्लेक्सेस पूरे रखेंगे। बी कम्प्लेक्सेस का मतलब है कि आप लोग यखनियाँ वगैरह, ठीक है, देसी मुर्गी ले लें, मटन ले लें, बीफ ले लें, हड्डी वाला गोश्त सिर्फ लेना है। उनको अच्छी तरह से पका के 2-3 दिन के लिए आप अपनी यखनी बना सकते हैं। रोज़ाना का 1 कप किसी सब्ज़ी में डाल लें, दाल में डाल लें, या वैसे पी लें आप लोग, ठीक है। वो बी कम्प्लेक्सेस पूरे हो जाएंगे, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स को, थायराइड के पेशेंट को बी कम्प्लेक्सेस की कमी होती है। हाथ पांव उसकी निशानियां सुन्न हो रहे होते हैं उनके, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने ये बी कम्प्लेक्सेस इस तरह से इनके थ्रू पूरे करने हैं, गोश्त के थ्रू पूरे करने हैं। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन डी, जो हाइपो हाइपर दोनों हैं, इनमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। लीवर डिस्टर्ब है, लीवर को विटामिन डी चाहिए, तो आप लोगों ने अपने विटामिन डी का ख्याल रखना है। आप लोग आफ्टर 3 वीक जो है 2 लाख IU अपना विटामिन डी कोई भी सप्लीमेंट आप अच्छी कंपनी का वो लेंगी, और उसको लेने के लिए आप लोगों ने अपने एग वगैरह का नाश्ता किया हो तो उसके साथ आप लोगों ने उसके बाद नाश्ते के आधे घंटे बाद आप लोगों ने वो लेना है। और नाश्ते में आप लोगों ने चाय साथ नहीं पीनी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो थायराइड के, दोनों थायराइड के पेशेंट है, क्योंकि जो कैफीन होती है ये एब्जॉर्ब नहीं होने देती है न्यूट्रिएंट्स को। और कैफीन आप लोगों ने, ठीक है, हम लोग चाय के बगैर नहीं रह सकते हैं, चाय पिए, ठीक है। ब्लैक टी दूध के बगैर आप लोगों ने पीनी है। जो ब्लैक टी बनाएं वो मक्खन, जो मलाई या मक्खन आप लोग ब्लेंड करके उसमें डाल के वो आप सुबह अपना नाश्ता जो आप लोगों ने करना है अंडों का, उससे 1 घंटा पहले आप लोग वो पिएंगे। और अंडों के नाश्ते के साथ आप लोगों ने दही भी उसी टाइम ही ले लेना है, ठीक है। पहले दही आप ले लें, और उसमें चिया सीड लाजमी ऐड करें। चिया सीड ओमेगा 3 आपको देंगे बच्चे की ग्रोथ के लिए। बच्चे के लिए ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी होते हैं, उनके ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो चिया सीड के थ्रू पूरे हो जाएंगे। वालनट, अखरोट आप लोगों ने सेलेनियम पूरा करना है। सेलेनियम एक तो गोश्त से पूरा हो जाएगा, दूसरा आप लोगों का इससे पूरा हो जाएगा, ये जो चिया सीड है इनसे भी आपको अब पूरा होएगा सेलेनियम।
आप लोगों ने ये भी यूज़ करना है, चिया सीड आप लोगों ने यूज़ करना है। उसके बाद विटामिन डी भी आप लोगों ने मैंने बता दिया है, बी कम्प्लेक्स का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये सारे विटामिन्स को आप लोगों ने डाइट के थ्रू पूरा करना है। सिर्फ एक विटामिन बता रही हूँ कि विटामिन डी आप लोगों ने लेना है, और वो भी आप लोगों ने हाई डोज में आफ्टर 3। वैसे जो सा रूटीन में आप लोगों ने पूरी लाइफ जो लेके चलना है विटामिन डी सप्लीमेंट को, आप लोगों ने महीने में एक बार 2 लाख IU लेना है। लेकिन जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं और जो थायराइड के साथ हैं वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हैं, वो आफ्टर 2 वीक भी इसे ले सकती हैं। 2 लाख IU सप्लीमेंट आफ्टर 2 वीक भी ले सकती हैं। स्टार्ट के जो उनसे 2 महीने हैं उनमें आप 2 लाख IU लें आफ्टर 2 वीक, ठीक है। विटामिन डी को लेने के बाद आप लोगों ने सन रेज भी लेनी है, वो भी मैंने वीडियोस पे किया हुआ है कि सुबह सुबह की जो सूरज की किरणें हैं वो लगवानी है, वो एक्टिवेट होगा आपका विटामिन डी। और आप लोगों ने वो कैल्शियम तो ले रहे होते हैं, कैल्शियम को नहीं पता मैंने कहाँ जाके एब्जॉर्ब होना है और कहाँ बॉडी में इसकी ज़रूरत है, विटामिन डी ने बताना है। और पोटाशियम वगैरह वो गोश्त खाएंगे आप लोग, अंडे खाएंगे, उनसे पूरा हो जाएगा। मैग्नीशियम भी पूरा आपको मैंने बता दिया, पालक और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप यूज़ करेंगे उससे आपका मैग्नीशियम पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से आपने हाइपो है, हम हाइपर हैं, उस चीज़ को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। आप लोगों को जो मैंने बता दिया ना कि सिर्फ थोड़ा सा नमक का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने खुद से नमक छिड़क के उसमें हाइपर में नहीं यूज़ करना है। बाकी आप लोगों के विटामिन्स आपकी डाइट सेम है दोनों की, और क्योंकि इशू मेटाबॉलिज्म है यहाँ पर, और अपने गट को बेहतर करना है। उसके लिए अचार, दही और इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, इस तरह से वो चटनियाँ बनाएं ताकि आपके डाइजेशन में आसानी हो। इसके पीछे सारा इशू डाइजेशन का है, वो ये चटनियाँ आप लोग अपने खाने के साथ यूज़ करें। और मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने बार बार नहीं खाना है, एक बार ही आपने नाश्ता अच्छा सा कर लेना है ताकि 4 घंटे गुजर जाएं। उसके बाद दोपहर को जब आप लेंगे उसमें आप लोगों ने अपने साथ में गुड़, जो मैंने बताया कि ये भिगो के सीड्स खाने हैं, वो दोपहर में सैलड्स के ऊपर छिड़क के खाएं, ठीक है। साथ में कोई भी आप यखनी, कोई भी सालन, कोई भी सब्ज़ी, दाल वो ले लें, और साथ में ऊपर सीड्स छिड़क लेंगे तो आपको वो 4-5 घंटे के लिए फिल रखेगा। ग्रीन टी आपने ज़रूर इंक्लूड करनी है, वो शाम को करेंगे, लेकिन खाने के 3 घंटे बाद और रात के खाने से 2-3 घंटे पहले आप लोगों ने ग्रीन टी पीनी है। यानी कैफीन का कम्बिनेशन किसी भी खाने के साथ नहीं होना चाहिए। वो इसका ये मतलब होगा जिस भी खाने के साथ खा रहे होंगे ना, ये न्यूट्रेंट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो आप इसके साथ नाश्ता कर रहे हैं, अंडे वगैरह खा रहे हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं होने देगी ये कैफीन। तो अब लेना ग्रीन टी लेना भी ज़रूरी है। ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, अच्छा वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करती है, यूज़ करनी है। लेकिन आप लोगों ने इसको खाने से साथ नहीं यूज़ करना है, सेपरेट यूज़ करना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को के लिए हेल्पफुल हो गया होगा। मैं मज़ीद वीडियो मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्या कौन कौन सी डाइट किस टाइम लें मैं मज़ीद बना दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।